Hello students, welcome to you all. So students, as you all know that your P3 examination are very close. So from today you will start revision work. So today you will revise 7th chapter of history, weavers, iron smelters and factory owners. So here are a few questions. From these questions you will revise this chapter. So let's start. क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ हैड अ लार्ज मार्केट इन यूरोप। तो देखिए उस समय जो इंडिया था आपका, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूरोपियन कंपनीज। जो यहाँ पर यूरोपियन कंपनीज थी, तो उस समय यूरोप में कौन कौन से जो क्लोथ थे, इंडियन क्लोथ, उनकी मार्केट थी वहाँ पर। तो इसका आंसर है चिंच, जो छींट से बना हुआ है, कॉसेस और खस्सा, एंड बंदना, जो बांधना से बना हुआ है वर्ड। तो इन कपड़ों की यूरोपियन मार्केट में बहुत मांग थी उसमें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज जमदानी। तो जमदानी क्या था? जमदानी इज अ फाइन मसलिन ऑन विच डेकोरेटिव मोटिव्स आर वुवन। तो ये जो जमदानी कपड़ा होता था, इसमें काफ़ी डेकोरेट किया गया था ऑन द लूम यानी कि लूम से इसमें काफ़ी डिजाइन बनाए गए थे, टिपिकली इन ग्रे एंड वाइट, और ये ग्रे और वाइट कलर में मिलता था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज बंदना। अब बंदना क्या था? बंदना इज ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फॉर द नेक एंड हेड। तो ये एक ब्राइटली यानी बहुत ही चमकदार कलर से बना हुआ प्रिंटेड स्कार्फ था, जिसका यूज़ नेक, गर्दन या सर पर पहनने के लिए होता था। ओरिजिनली द टर्म डिराइव फ्रॉम द वर्ड बांधना। तो देखिए ये जो बंधना वर्ड है, ये बांधना वर्ड से बना हुआ है, एंड रिफर्ड टू अ वैरायटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस्ड थ्रू द मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग। और देखिए ये काफ़ी चमकदार कलर होता था इस कपड़े का, और ये किस मेथड से बनता था? टाइंग एंड डाइंग, यानी कि एक होता है टाइंग आपका, यानी कि बांधना, और दूसरा होता है डाइंग, यानी कि इसमें डाई करना, यानी कि कलर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द अगरियास। अब अगरियास कौन थे? देखिए, ग्रुप्स ऑफ मेन एंड वुमेन कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन आर नोन एज द अगरियास। सो दिस वॉज द कम्युनिटी ऑफ आयरन स्मेल्टर्स, यानी कि जो आयरन का वर्क करते थे उस समय, उन्हें बोला जाता था अगरियास। तो इनका जो काम होता था वो क्या होता था? इसमें ये क्या करते थे, इनके पास बास्केट्स होते थे, उसमें ये आयरन ओर को लेकर आते थे और उसका वर्क किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड चिंच कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो चिंच है किससे आया है? यह है आपका छिंच। बी, टीपू स्वॉर्ड वॉज मेड ऑफ स्टील। देखिए जो टीपू सुल्तान थे उसमें, एज यू रीड इन द चैप्टर, तो उनकी जो तलवार थी, स्वॉर्ड वाज मेड ऑफ स्टील। तो कौन सी स्टील से बनी हुई थी? ये बनी हुई थी वुड्स स्टील। तो आपने पढ़ा था उसमें। सी, इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन इन दी सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ? 19th सेंचुरी। सो स्टूडेंट्स, हैव अ लुक एट दी सम अनदर क्वेश्चंस। हाउ डू द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेक्सटाइल टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्री। तो डिफरेंट जो टेक्सटाइल थे उसमें, जो आपका चैप्टर था बेसिकली टेक्सटाइल से रिलेटेड ही था ये शुरू में। तो देखिए तो टेक्सटाइल के जो अलग अलग नेम्स थे, उससे उनकी हिस्ट्री का हमें कैसे पता चलता है। सो यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट सॉ फाइन कॉटन क्लोथ फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय अरब मर्चेंट्स। तो जब जो यूरोपियन थे उसमें, अरब जो मर्चेंट्स थे, उनके पास इन्होंने इंडियन क्लोथ देखे उस समय, इंडियन जो टेक्सटाइल होता था, इन मोसुल इन प्रेजेंट डे इराक। तो उसमें मोसुल कहा जाता था इराक को। तो वहाँ पर देखा था। दे बिगेन टू रिफर ऑल फाइनली वोवन टेक्सटाइल एज मुसलिनो। तो उसी देखिए मोसुल से यहाँ पे उन्होंने इस टेक्सटाइल की उन्हें जानकारी मिली, तो उन्होंने उसे कहा मुस्लिनो। व्हेन द पुर्तगीज फर्स्ट केम टू इंडिया इन सर्च ऑफ स्पाइसेस। तो देखिए पुर्तगीज़ यहाँ पर आए थे पहली बार, जब आपको पता होगा जो पुर्तगीज़ आपके सेलर थे वास्को द गामा,
वास्को डी गामा भी जिन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने इंडिया की खोज कब की थी? 1498 में की थी। तो देखिए वो यहाँ पर किस लिए आए थे? सर्च ऑफ स्पाइसेस, यानी कि मसालों की खोज में आए थे। दे लैंडेड इन कैलीकट, और वो कहाँ पर लैंड हुए थे जो आपके वास्को डी गामा थे? कैलीकट में, ऑन द केरला कोस्ट इन साउथ वेस्ट इंडिया में। तो केरला में है आपका कैलीकट। द कॉटन टेक्सटाइल विच दे टुक बैक टू यूरोप, और वहाँ से देखिए जो ये पुर्तगीज टेक्सटाइल लेके गए वापस यूरोप, केम टू नोन एज द कैलिको, और उन्होंने देखिए कैलीकट से ले गए थे क्लोथ, तो उसी प्लेस के नाम पर उन्होंने इसे नाम दिया कैलिको, विच इज डिराइव फ्रॉम द कैलीकट। और जो कैलिको नाम है वो किससे डिराइव्ड है? कैलीकट। प्रिंटेड कॉटन क्लोथ कॉल्ड चिंज, जो आपका चिंज है प्रिंटेड कॉटन क्लोथ, कॉसेस और खस्सा एंड बंधना वेर ऑल्सो अ ग्रेट डिमांड, तो इनकी भी डिमांड थी। द चिंज इज डिराइव फ्रॉम द हिंदी वर्ड छींट। देखिए जो चिंज बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? छींट। छींट यानी आपने सुना होगा जैसे पानी के छींटे होते हैं या कलर के छींटे होते हैं। अ क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लावरी डिजाइन, तो इसमें क्या होते थे? देखिए काफ़ी छोटे और कलरफुल फ्लावरी यानी कि फूलों की तरह डिजाइन्स होते थे। द वर्ड बंदना इज रिफर्ड फ्रॉम द एनी ब्राइटली कलर्ड एंड प्रिंटेड स्कार्फ फ्रॉम द नेक और हेड। और बंदना, एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये बना हुआ है बांधना से, बांधना वर्ड से। तो इसमें क्या होता था? ब्राइटली कलर्ड ये टेक्सटाइल होता था और बहुत ज़्यादा ही प्रिंटेड किया जाता था, इसमें प्रिंट होते थे कलर्ड, और ये इसका एज अ स्कार्फ यूज होता था नेक और हेड में। ओरिजिनली द टर्म डिराइव्ड ऑफ द वर्ड बांधना, हिंदी वर्ड टाइंग, तो देखिए जो बांधना होता है उसे बोला जाता है टाइंग। एंड रिफर्ड ऑफ वराइटी ऑफ ब्राइटली कलर्ड क्लोथ प्रोड्यूस थ्रू अ मेथड ऑफ टाइंग एंड डाइंग, और तभी कहा जाता है इसे टाइंग एंड डाइंग। टाइंग से हो गया बांधना और डाइंग हो गया इस पे ब्राइटली जो कलर होते हैं। तो देखिए इस तरह से ये जितने भी आपने देखे यहाँ पर टेक्सटाइल, डिफरेंट टेक्सटाइल, दे टेल अस अबाउट देयर हिस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the wool and silk producers in England protest against the import of Indian textile in early 18th century? तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो इंग्लैंड में जो प्रोड्यूसर थे, सिल्क प्रोड्यूसर, तो उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल को वहाँ पर जो उसका इंपोर्ट होता था, आयात होता था, उसका इन्होंने प्रोटेस्ट क्यों किया, उसका विरोध क्यों किया? तो क्यों किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैज जस्ट बिगन टू डेवलप इन इंग्लैंड इन द अर्ली 18th सेंचुरी। As you know, that time industrialization started in England in mid 18th सेंचुरी, यानी कि मिड 18th सेंचुरी में वहाँ पे जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था इंग्लैंड में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनने लगी वहाँ पर। द वुल एंड सिल्क प्रोड्यूसर इन इंग्लैंड फाउंड देमसेल्व्स अनेबल टू कॉम्पीट विद इंडियन टेक्सटाइल, लेकिन वहाँ पर जो सिल्क प्रोड्यूसर थे उन्हें पता था कि जो इंडियन टेक्सटाइल है ये उनके टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा ये अच्छी क्वालिटी का है। दे वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन अ कंट्री, और देखिए वे चाहते थे, हर कोई चाहता है कि उनका सामान ही बिके कंट्री में, तो इसीलिए देखिए दे वांटेड टू सिक्योर मार्केट विद इन द कंट्री, तो वे चाहते थे कि उनका जो मार्केट है वो सिक्योर रहे इंग्लैंड में, बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, और इसके लिए सबसे ज़रूरी था वहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल को आने से रोकना। Therefore, they protested against its import, और इसके बाद उन्होंने तभी इंडियन टेक्सटाइल का वहाँ पर विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन ब्रिटेन अफेक्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया? तो देखिए जैसे डेवलपमेंट हुआ कॉटन इंडस्ट्रीज़ का ब्रिटेन में, वहाँ पर जैसे आपका मैनचेस्टर था और कई अदर प्लेसेस थे जहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज़ बन गई थी बहुत बड़ी बड़ी, तो उससे इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर को क्या प्रभाव पड़ा उन पर? सो लेट्स नो। द डेवलपमेंट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन बैडली अफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोड्यूसर इन इंडिया, तो देखिए इससे जो इंडियन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर थे उन पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा। अब इसके जो रीज़न थे, फर्स्ट, इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ हैड टू कॉम्पीट विद द ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स, तो इंडियन टेक्सटाइल को अब ब्रिटिश टेक्सटाइल्स जो थी यूरोप की और अमेरिकन टेक्सटाइल मार्केट, उससे कंपटीशन करना था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। नंबर 2, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल टू इंग्लैंड बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट सिंस वेरी हाई ड्यूटीज वर इम्पोज्ड ऑन इंडियन टेक्सटाइल इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन। देखिए उस समय
जो इंडिया था इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सो दे इम्पोज्ड हाई ड्यूटीज फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। तो उन्होंने हाई ड्यूटीज़ लगा दी, टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए थे। तो इससे भी जो था इंडियन टेक्सटाइल जो थे प्रोड्यूसर थे उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ। 1000 ऑफ वीवर्स इन इंडिया बिकेम अनएम्प्लॉयड। और इससे क्या हुआ देखिए, जो हज़ारों यहाँ पर वीवर्स थे इंडिया में वो अनएम्प्लॉयड हो गए, बेरोजगार हो गए। बंगाल वीवर्स वेर द वर्स्ट हिट। सबसे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा बंगाल वीवर्स का, बिकॉज दे वर फुल्ली डिपेंडेंट of the textile industry. By the 1830s, British cotton cloth flooded Indian market. देखिए 1830s के आसपास जो इंडियन ब्रिटिश कॉटन था उसकी बाढ़ सी आ गई इंडियन मार्केट में। दिस अफेक्टेड नॉट ओनली स्पेशलिस्ट वीवर्स बट ऑल्सो स्पिनर्स। तो इससे क्या हुआ देखिए, जो यहाँ पर जो हैंड वर्कर्स थे, जो वीवर्स थे, जो हाथों से क्या किया करते थे, वीविंग वर्क किया करते थे, और जो स्पिनर्स थे जो चरखा तकली पर यहाँ पर कॉटन क्लोथ बनाया करते थे, तो उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि दे वर अनेबल टू कॉम्पीट विद दी फैक्ट्री मटेरियल, फैक्ट्री टेक्सटाइल, फैक्ट्री मेड टेक्सटाइल। तो उससे वो वर्क कंपटीशन नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टॉपिक टिस्को। What helped टिस्को एक्सपेंड स्टील प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखिए जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस समय जो टिस्को कंपनी थी आपकी आयरन स्टील कंपनी, तो उसका जो प्रोडक्शन था उसे विस्तार कैसे मिला और किसने मदद की उस समय। बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इंडिया इम्पोर्टेड ब्रिटिश स्टील फॉर रेल्स। तो देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था आपका 1914 में, तो उससे पहले जो भारत में, इंडिया में जो रेल्स थी, रेल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मटेरियल था, वो स्टील उसके लिए कहाँ से मंगाया जाता था, ब्रिटेन से, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज से। व्हेन इन 1914 द वॉर ब्रोक आउट, जब 1914 में वॉर शुरू हो गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड फॉर द वॉर इन यूरोप। तो वहाँ पर जो भी स्टील फैक्ट्रीज थी ब्रिटेन में, अब उन्हें वॉर डिमांड्स पूरी करनी थी, तो वॉर मटेरियल वो बनाने लग गए थे। सो इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश स्टील इनटू इंडिया डिक्लाइंड। तो इससे क्या हुआ, अब यूरोपियन जितने भी वहाँ पर फैक्ट्रीज हैं अधिकतर में क्या बन रहे हैं, वॉर मटेरियल बन रहा है। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश स्टील प्रोडक्शन था वो लगभग उसका पतन हो गया, बंद हो गया वो। एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू टिस्को। और इसके बाद जो इंडियन रेलवे है वो किसकी ओर झुका, टिस्को की ओर, फॉर सप्लाई ऑफ रेल्स। अब यानी कि जो इंडियन रेलवे था पूरी तरह से किस पर निर्भर हो गया, टिस्को पर, जो इंडियन आपकी टेक्सटाइल, इंडियन आपकी क्या थी, आयरन एंड स्टील कंपनी। एज द वॉर ड्रैग्ड ऑन फॉर सेवरल ईयर्स, काफ़ी समय तक ये वॉर चला। टिस्को हैड टू प्रोड्यूस सेल्स एंड कैरिज व्हील्स ऑफ फॉर द वॉर। बाय 1919 द कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग बाय टिस्को। अगर बात करें 1919 तक, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो खरीद रही थी, उसका जितना भी स्टील होता था उसका 90% वो टिस्को से खरीद रही थी। ओवर द टाइम टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री। और इस दौरान जो टिस्को थी वो एक सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री बनकर उभरी। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द first part of the revision of the chapter weavers, iron smelter and the factory owners. I hope you understood it well. So thanks for watching.